Hello students, welcome to my YouTube channel. My name is Shivan Pratap Singh and we are going to study energy conservation. In this video, we will study 7th unit Energy Conservation Building Code. Energy Conservation Building Code, अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इट्स समथिंग कनेक्शन है विद बिल्डिंग, मतलब इसका बिल्डिंग से कुछ कनेक्शन है। और एनर्जी कंजर्वेशन तो फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट में आप पढ़ ही चुके हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमको ध्यान क्या देना है, हमको ये याद रखना है कि ECBC स्टैंड्स फॉर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। ECBC स्टैंड्स फॉर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। बच्चों देखिए, जो नोट्स या स्टडी मटेरियल जो मैंने दिया हुआ है, मैं उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, बिकॉज आपके पास PDF के फॉर्म में वो है। ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा कि आप उसको पढ़ें फिर मेरा लेक्चर सुने, या मेरा लेक्चर सुने फिर इसको पढ़ें, दोनों प्रोसेस में। लेकिन अब तरह तरह के स्टडी मटेरियल हो जाएंगे आपके पास, तो दिक्कत होगी। इसलिए मैं अपने जो नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल्स हैं, मैं उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए, तो जब कोई बिल्डिंग होती है, जैसे हम लोग का खुद का घर है, तो कई सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो हम यूज़ करते हैं। जैसे ठंडियों में हम पानी गर्म करने के लिए गीज़र का यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं सब्जियों को या जो हमारे फूड प्रोडक्ट हैं उनको ठंडा रखने के लिए। तो हमारे घर में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। लाइटनिंग के लिए हम लाइट्स यूज़ करते हैं, LED बल्ब यूज़ करते हैं और ट्यूबलाइट यूज़ करते हैं, मैनी मोर थिंग्स। फैन है हमारे घर में। तो हाउस होल्ड्स की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो ये जो हाउस होल्ड्स की चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, ऐसा नहीं होता कि हर मौसम में हम सेम यूज़ करते हैं। जैसे क्या होता है, जब ठंड आता है तो फ़ैन का यूज़ करते हैं, नहीं यूज़ करते हैं हम फ़ैन का, उस टाइम पे यूज़ नहीं करते हैं। हम फ्रिज का भी कम ही यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, ठंडियों में जो वर्किंग आवर्स होता है फ्रिज का और अदर इक्विपमेंट का, वो क्या होता है, घट जाता है। और जैसे गीज़र हुआ, रूम हीटर हुआ, इन सबों का बढ़ जाता है। तो ये कितना वेरी करता है, वेदर कंडीशन पे भी डिपेंड करता है आपका, और क्लाइमेट जोन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्लाइमेट जोन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि आप कितनी एनर्जी यूज़ कर रहे हो। जैसे कश्मीर का इलाका होगा जो है, तो वहाँ पे क्या होगा कि हम जो ऐसे इक्विपमेंट हाउस होल्ड की उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं जो हीटिंग के काम आती है। और बॉम्बे की तरफ हम चले जाएंगे तो वहाँ क्या है, एयर कंडीशंस हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम जो हीटिंग इक्विपमेंट है उसको कम यूज़ करते हैं जब वेदर ऐसा होता है। वैसे तो मुंबई में उतनी ठंडी नहीं पड़ती है कि लोगों को गीज़र यूज़ करना पड़े, लेकिन AC जो एयर कंडीशन सिस्टम है वो हम लार्जेस्ट लेवल पे यूज़ करते हैं ऐसे क्षेत्रों में। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो लार्जेस्ट शेयर है नेशनल लेवल पे, वो एयर कंडीशनिंग का, एनर्जी यूज फॉर एयर कंडीशनिंग सबसे अधिक है। तो एक चीज़ हमें समझ में आ रही है, क्लाइमेट जोन के हिसाब से जो हमारा लोड है, कहीं पे क्या होगा कि हम लाइटिंग इक्विपमेंट का ज़्यादा यूज़ करेंगे रादर देन हीटिंग एंड कूलिंग लोड्स। तो ये क्या आता है, क्लाइमेट जोन पे डिपेंड करता है कि हम कितना एनर्जी यूज़ कर रहे हैं किस सेक्टर में, हीटिंग सेक्टर में और कूलिंग सेक्टर में। और जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बिल्डिंग होती है, उसमें क्या होता है, इंडस्ट्री में जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं वो मशीन को चलाने के लिए, मशीन हुई आपकी जो है, और भी जो इक्विपमेंट्स हो रहे हैं उनको चलाने के लिए किया था। और जो आपका कमर्शियल बिल्डिंग्स होती है उसमें जैसे एयर कंडीशन सिस्टम हुआ, लाइटनिंग सिस्टम हुआ, तो ह्यूमन कंफर्ट को बढ़ाने के जो इक्विपमेंट होते हैं वो रन किए जाते हैं। तो
एक आउटपुट हमको ये मिल रहा है कि हम जनरलाइज नहीं कर सकते एनर्जी यूज़ को बिल्डिंग की। कोई भी बिल्डिंग होगी तो उसमें ये चीज़ें होंगी। अगर कमर्शियल बिल्डिंग है तो उसमें यूजर इलेक्ट्रिसिटी का कुछ और होगा एनर्जी का, और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है तो उसके लिए कुछ और होगा। तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते एनर्जी का यूज़ बिल्डिंग पे। वो बिल्डिंग टू बिल्डिंग कैसी बिल्डिंग है उसके टेंडेंसी पे, उसके नेचर पे डिपेंड करता है उसका एनर्जी यूजेस भी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को 2007 मई 2007 में लॉन्च किया, और ये पहला स्टेप था बिल्डिंग सेक्टर में। ये पहला स्टेप था बिल्डिंग सेक्टर में जब हम एनर्जी एफिशिएंसी की बात शुरू किए इंडिया में। ये पहला स्टेप था। किस चीज का पहला स्टेप था? टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग सेक्टर। हमने बिल्डिंग सेक्टर में प्रमोट करने के लिए, पहले हमारे वहां क्या था, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं जनरेट हुआ था इसके पहले रिगार्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग सेक्टर। ये पहला स्टेप था जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लिया कि उसने एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को लॉन्च किया 2007 में, मई 2007 में। अब देखिए 2007 के पहले 2001 में ही हमारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी लॉन्च हो चुका था। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के जो एक्सपर्ट थे वो और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID और प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर एक कमेटी गठित की और एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को डेवलप किया। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को जब हम डेवलप कर रहे थे उस टाइम बहुत सारे एनालिसिस हुई। तो एनालिसिस में सामने आया कि हम 40 to 60% लेस एनर्जी में ही उस बिल्डिंग को डिज़ाइन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को यूज़ कर रहे हैं उस बिल्डिंग को डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब मैं अपने इस वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करूँगा। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को। थैंक यू।